नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 13 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के खिलाफ तुर्की ने जहर उगलना शुरू कर दिया और साथ ही भारत की तरफ से तुर्की को लेकर ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है कि जिसके बाद अब ये कन्फर्म हो गया है कि भारत के खिलाफ तुर्की कोई बड़ी साजिश रच रहा है, भारत को दहलाने की कोशिश कर रहा है और भारत के अंदर आतंकवादी हमले भी करवाए जा रहे हैं तुर्की के द्वारा। और इसको लेके क्या सबूत आए हैं वो भी अभी आपके सामने रखने वाला हूं। और साथ ही इजराइल के अंदर अभी चंद दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी, और अगर आपको याद होगा कल रात को भी मैंने बताई थी कि कहीं ना कहीं इजराइल के कहने और करने में बड़ा अंतर है। इजराइल ने भी कल रात में कहा था कि वेस्ट बैंक के अंदर कोई हमला नहीं होगा, लेकिन इसी के बाद वेस्ट बैंक के अंदर एक मस्जिद को जला दिया गया। क्या अपडेट है इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा अभी। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के पक्ष में सीधा नेतन्याहू के पक्ष में उतर के इजराइल के राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा है। ये लेटर कौन सा है, इससे नेतन्याहू को कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है, बहुत बड़ी अपडेट है, ये भी आपको पता चलेगा। और साथ ही जेरूसलम जो कि एक इलाका है बहुत मशहूर है इजराइल और गाजा के बीच, आप जानते हैं, उसको लेके एक फरमान जारी किया गया है। सैकड़ों लोगों को हटाने का प्रोग्राम जारी हो गया है, सरकारी आदेश है। कौन सा आदेश है इसके बारे में भी अभी आपको पता चलेगा। और साथ ही पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आके दो देशों से लड़ाई लड़ते हुए अल्लाह का नाम ले रहा, क्यों ले रहा, क्या खबर है, वो भी आपको पता चलेगा। यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर, कुछ अपडेट आई है दिल्ली ब्लास्ट की, वो आपको दे देता हूँ दोस्तों, ताकि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। दिल्ली ब्लास्ट में अब एक शख्स और मर गया है, उसकी मौत हो गई है। अस्पताल में भर्ती था, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, फाइनली जिंदगी की इस जंग को वो हार गया और उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ 3 लोग और ऐसे हैं जिनकी हालत और क्रिटिकल हो गई है, वो आईसीयू में भर्ती हैं और उनके भी बचने के चांसेस बड़े कम है। तो अब तक 13 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, 3 सीरियसली इंजर्ड हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और भारत ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हमला जो था वो आतंकवादी हमला ही था। पहले भारत नहीं कहना चाह रहा था। अच्छा न कहने के पीछे वजह ये थी कि भारत सरकार का कमिटमेंट था कि अगर भारत के अंदर कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है तो इसमें सीधा नाम पाकिस्तान का लिया जाएगा, और अगर पाकिस्तान का नाम आ गया तो फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च हो जाएगा अपने आप, बिना किसी शर्त या सवाल के। तो अब भारत ने अपने मुंह से ये बात मान ली है, भारत की सरकार ने आधिकारिक तौर पे ये बात कह दी है कि हमला आतंकवादी हमला ही था। तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि क्या अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। हालांकि गोदी मीडिया लगातार अपने अपने चैनलों पे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च कर रही है, लेकिन क्या सरकार ऐसा करेगी ये आने वाले टाइम में देखना होगा। और अगर नहीं करती है तो फिर ये सवाल भी बनता है कि भारत की जनता के सामने ऐसे झूठे वादे क्यों भारत की सरकार ने किए, क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं करना था तो बड़ी बड़ी बातें फेकेंद्र मोदी ने क्यों की। और अगर करते हैं तो मैं दिल से बताता हूँ कि जो 140-150 करोड़ की आवाम है वो सरकार के साथ खड़ी है, घुस के मारो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। इधर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है लुधियाना कमिश्नरेट से। लुधियाना की कमिश्नरेट पुलिस ने 10 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास हैंड ग्रेनेड मिले हैं, यानी जो हाथ से फेंकने वाला बम है वो मिला है। और इसका सीधा लिंक आईएसआई से जोड़ा जा रहा है। और ये अपडेट निकल के सामने आई कि पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई ने ही इसको ट्रेंड करके यहाँ पे बम भिजवाया है। और अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान का नाम आया, फिर सरकार से अब सवाल पूछना चाहिए कि भैया कब करोगे कुछ, कब करोगे कुछ। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। भारत को साफ तौर पे अगर मैं कहूँ तो तोड़ने की, दहलाने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है, कैसे हो रही है, ये सब चीज़ें अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब जिस डॉक्टर उमर ने ये पूरा बम फोड़ा था उसके बारे में कुछ चीज़ें भी कंफर्म हो गई, वो भी एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ ये कि पहले सवाल उठता था कि डॉक्टर उमर ने ही किया है, चूँकि लाश तो मिली नहीं थी, चीथड़े मिले थे। तो फाइनली फॉरेंसिक की टीम डॉक्टर उमर के परिवार के पास जाती है और जाने के बाद उनकी माता का DNA सैंपल लेके आती है। आने के बाद
डीएनए सैंपल जब मैच करवाया गया तो डॉक्टर उमर से डीएनए सैंपल मैच हुआ, कंफर्म हो गया कि ये ब्लास्ट डॉक्टर उमर ने ही किया है। और जब उसके मोबाइल फ़ोन की जांच पड़ताल की गई तो उसका जो तार है वो सीधा सीधा तुर्की से जाके जुड़ा, और एक शख्स है तुर्की के अंदर जिसका नाम उकासा है, उकासा या फिर उकासा जो भी आप कहें, स्पेलिंग UKASA ये नाम है। इस नाम का एक मास्टरमाइंड तुर्की के अंदर बैठ के इन लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा था, इन लोगों को सही सही बता रहा था कि क्या करना है, कैसे बम फोड़ना है, कितने बजे फोड़ना है। प्लान असल में कुछ और था, लेकिन जब प्लान फेल होने लगा तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से फिर मैसेज किया गया कि अब आप बम फोड़ दें, नहीं तो फिर आप भी फंस जाएंगे, आप भी पकड़े जाएंगे। तो फिर उमर ने बम फोड़ दिया। फाइनली अब तुर्की से जब तार जुड़े और ये खबर हमारे देश की मीडिया ने छापा, तब तुर्की ने भी अपना रिएक्शन दिया और कहा कि भारत की जो मीडिया है वो प्रोपोगेंडा चला रही है। और वजह क्या है इसको बोलने की, आप जानिए। भारत की मीडिया इतने झूठ आए दिन परोसती रहती है, जैसे धर्मेंद्र पाजी अभी जिंदा हैं, उनके मरने की खबर चला दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कब्जा करवा दिया, बाद में और कुछ सिस्टम बना तो उस पर भी बढ़ चढ़ के बात बना दी। और यही वजह है कि भारत अगर कोई सच्ची खबर भी बताना चाहे मीडिया के माध्यम से तो कोई भरोसा नहीं कर रहा। आज तुर्की की डिफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान निकल के सामने आया कि भारत की मीडिया ने महज एक प्रोपोगेंडा चलाया है, तुर्की का कोई योगदान नहीं, बल्कि उसने ये भी कहा कि भारत को भी ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आज हमारे देश की मीडिया ने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। नहीं तो अगर वो ऑपरेशन सिंदूर और बाकी चीज़ों के दौरान झूठी खबरें ना चलाते तो ये जो सच्ची खबर वो चला रहे हैं उस पर पूरी दुनिया को यकीन करना पड़ता। लेकिन ये अपने इज्जत को बेच देते हैं और इसी वजह से मैंने कल कहा था कि इनकी हरकतों की वजह से हमारा सर झुकेगा। आज तुर्की का पूरा लिंक है, लेकिन मीडिया की बातों पे कोई यकीन नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कैसे कर ले, इन्होंने इतना झूठ बोला है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं, इधर क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इधर इजराइल से भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हैं, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है वेस्ट बैंक के हवाले से। दोस्तों, वेस्ट बैंक में कल ही एयल जामिर ने कसम खाई थी, जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा था कि वेस्ट बैंक के अंदर अब कोई सेटलर हमला नहीं कर पाएगा, वेस्ट बैंक के अंदर कोई भी ऐसी गतिविधि को अंजाम नहीं दे पाएगा जिससे वेस्ट बैंक के लोगों को खतरा हो, वेस्ट बैंक के जो लोग हैं वो किसी टेंशन में आए, परेशानी में आए। लेकिन इस घटना के, इस बयान के, इस स्पीच के 12-14 घंटे भी नहीं बीते थे कि वेस्ट बैंक के अंदर से दहला देने वाली तस्वीर निकल के सामने आई कि आज कुछ सेटलर्स वेस्ट बैंक के अंदर जाते हैं, साल्फेट एक इलाका है वहाँ पे पहुँचते हैं, एक मस्जिद उनको खड़ी दिखती है, वो चीज़ें उनको बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद उस मस्जिद पे बाकायदा फ्लेम थ्रोअर से पहले आग लगाने की कोशिश की गई, आग नहीं लगी। कुछ लिक्विड की चीज़ें फेंकी गई, जब लिक्विड की चीज़ें फेंक दी गई उसके बाद उस मस्जिद को आग लगा दी गई। पूरी मस्जिद धू धू करके जल उठी। जो सेटलर्स थे खड़े होकर तमाशा देखते रहे और वहाँ के जो लोकल मुसलमान थे मदद के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन ना ही कोई इजराइल का सैनिक वहाँ पे आया, ना ही कोई सिपाही आया। और एयल जामिर इधर बयान देते रहे कि वेस्ट बैंक में कोई सेटलर हमला नहीं करेगा। तो अंदर की सच्चाई इनकी ये है कि इस हिसाब से ये प्लान करते हैं। इधर ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद अब आप यकीन मानिए गाजा नहीं बचेगा, साफ तौर पर कह रहा हूँ। क्योंकि इजराइल तो थोड़ा सा खामोश हो भी सकता है, अब ट्रंप ने ऐसा ऐलान कर दिया कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। हुआ क्या, रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि ट्रंप अपना एक एयरबेस गजा और इजराइल के बॉर्डर के बीच बनाएंगे, गजा और इजराइल के बॉर्डर के बीच। वो भी ऐसे हाल में जब गजा जल रहा है, जब इजराइल आए दिन हमले कर रहा है। इजराइल के पास सैनिकों की कमी भी पड़ गई, चूंकि ईरान ने भी मारा था, हिजबुल्ला ने भी मारा था, हमास ने भी मारा था, तो सैनिकों की कमी पड़ी थी। तो ऐसे हाल में अमेरिका ने सीधा सपोर्ट करते हुए अपना एयरबेस खोलने का ऐलान किया है। अब वहाँ पे एयरबेस जब खोला जाएगा तो हज़ारों की तादाद में वहाँ पे अमेरिकी सैनिक तैनात होंगे, अमेरिका का प्लेन वहाँ पे तैनात होगा, चाहे B-2 बॉम्बर तैनात कर दें, चाहे F-35 तैनात कर दें, चाहे F-16 तैनात कर दें, या फिर जो इनका लेज़र बीम है, चाहे इनका थर्ड डिफेंस सिस्टम है, यहाँ पे कुछ भी तैनात कर सकते हैं। और इसके बाद फिर किसकी हिम्मत, किसकी ताकत की गाजा में आके इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले। इजराइल फिर कुछ भी करेगा। आप लॉजिकल सोचो, इजराइल को हथियार कौन देता? अमेरिका अपने हथियारों का इतना सा हिस्सा इजराइल को देता है, उस इतने से हिस्से में इतनी तबाही इजराइल मचा रहा। देखिए, उन भावनाओं में मत जाइएगा, लोग आपको बताएंगे कि अरे हम ईमान वाले हैं, हम जज्बे वाले, सब ठीक है। ईमान जज्बे वाले भी मरते हैं, बस उनकी मौत शहादत होती है। जो भागते हैं वो कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई आप जानिए, एक बात दिल में बैठा लीजिए,
कि बिना ताकत के लड़ाई आज के टाइम में नहीं होती। अकेले इजराइल ने ही चाहे गाजा हो उसको बर्बाद किया, सीरिया को तबाह किया, लेबनान को कई साल पीछे छोड़ दिया, ईरान के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया। हालांकि ईरान ने भी किया, लेकिन ईरान में भी हजारों लोग मारे गए। इस सच्चाई से आप भाग नहीं सकते, इस चीज़ से आप पीछे नहीं हट सकते। और इस चीज़ को अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आपके भी दिमाग पे पर्दा चढ़ा है। बात कड़वी बोलता हूँ, भले ही आपको बुरी लगे, आप देखना छोड़ देंगे, मुझे पता है। जिसको बुरा लगेगा वो देखना छोड़ देगा, क्योंकि सच बहुत कम लोगों को हजम होता है। देखना होगा कि आपको होता है कि नहीं। लेकिन आप सुनिए, बहुत साफ बात, अगर अमेरिका का एयरबेस यहाँ बन गया, गलती से भी बन गया, तो फिर गाजा गया। किसी में हिम्मत नहीं होगी कि गाजा को बचा ले। साफ तौर पे बता रहा हूँ, ईरान भी नहीं आएगा, क्योंकि आज अमेरिका के पास ताकत बहुत है, पैसा बहुत है। अमेरिका खुद किसी जंग में कभी उतरा नहीं। अमेरिका के पास पूरी दुनिया का टैलेंट है। अमेरिका को काउंटर कोई कर सकता है रशिया, तो रशिया करेगा नहीं। गाजा के लिए रशिया खुल के नहीं आएगा, और क्यों आएगा। ईरान की भी जब लड़ाई चल रही थी तो रशिया ने कोई मदद नहीं की थी ईरान की। इस बात को आपको याद होगा, 12 दिन की जो जंग जून महीने में हुई थी, उसमें रशिया ने कुछ मदद नहीं की थी। सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे थे कि रशिया ने ये भेज दिया, वो भेज दिया, कुछ नहीं भेजा था। आपको अंदर की सच्चाई आज बता दे रहा हूँ, अंदर की सच्चाई। दिन भर यही काम करता हूँ, दिन भर मेरे पास भी जानकारियां निकल के साफ तौर पे आती हैं, कोई मदद नहीं आई थी। तो इस बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि अगर अमेरिका का एयरबेस यहाँ बना तो सिचुएशन खराब होगी। इधर जेरूसलम एक इलाका है, जेरूसलम इलाके को कब्जा करने के लिए काफी मशहूर है जेरूसलम, नो डाउट, आप जानते होंगे जेरूसलम इलाके को कब्जा करने के लिए इजराइल की सरकार ने एक फरमान जारी किया और कहा है कि नवंबर महीने तक यहाँ पे 32 एकड़ की जो जमीन है, एक गांव है कलंदिया गांव, इस गांव को खाली करना पड़ेगा। खाली करना हो सकता है नहीं, खाली करना पड़ेगा। क्यों? जो उन्होंने वजह बताई, वजह बड़ी टुच्ची सी वजह है। वजह यह है कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनेगा, यानी जो कूड़ा कचरा फेंका जाता है तो इसी इलाके में उसको बनाया जाएगा। यहीं पे तमाम और चीज़ें होंगी और ये बनाया जाएगा। $3 मिलियन का ये प्रोजेक्ट होगा, यानी 30 लाख का, $30 लाख का, भारतीय रुपए में लगभग 1.5-2 करोड़ का। इसमें कई सारी बिल्डिंगें हैं, उनको गिराई जाएंगी। उन बिल्डिंगों को गिरा के उनमें जो लोग रहते हैं उनको खाली करवा दिया जाएगा, वो अपना भाड़ में जाए चाहे जहाँ जाए। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट चला जाएगा 32 एकड़। और ऐसा नहीं कि चोरी छुपे कब्जा होगा, ये बाकायदा सबके सामने होगा। यहाँ जो लोग रहते हैं वो छोड़ के जाएंगे, और ये सरकारी फरमान है। तो इधर अमेरिका ने देखिए कैसे कब्जा करने का प्लान बनाया। हालांकि अभी ये नहीं होगा, अभी नहीं होगा। अमेरिका इतना जल्दी एयरबेस नहीं बना सकता, लेकिन तैयारी कर देगा 4-6 महीने में। और इधर ये इनका जेरूसलम में ये काम, आप यकीन मानिए ये बहुत मास्टरमाइंड लोग हैं, ये बहुत दिमाग से चल रहे हैं। एक दिन धीरे धीरे गाजा सिकुड़ता समेटता चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कहीं गाजा था, नहीं पता चलेगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही पाकिस्तान के हवाले से दोस्तों, और पाकिस्तान तो एकदम पागल हो गया। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उससे ज़्यादा सठिया आदमी मैंने नहीं देखा। ये हर बात पे अल्लाह को लेके आते हैं। ये अपनी हरामखोरी, अपने नमक हरामी नहीं देखेंगे, लेकिन हर बात पे अल्लाह को लेके आ जाएंगे, हर बात पे। कैसे, इनको समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये भारत के साथ लड़ाई लड़े, इनकी लड़ाई में कश्मीर में, जम्मू में लोग मारे जाते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग मुसलमान भी होते हैं। जब ये बम फेंकते हैं तो बम और गोली किसी का जाति धर्म नहीं पूछती, ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा कि भारत के साथ जब पहली लड़ाई हुई तो हम अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, अल्लाह हमारी मदद कर रहे थे, और इस वजह से हम भारत से जीत गए। इनका सुनहरा ख्वाब देखिए। अब इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर जो इनके हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने बयान दिया है कि अगर ऐसी सिचुएशन रहा, जिस हिसाब से इनके अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, जिस हिसाब से टीटीपी इनके अंदर बम फोड़ रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन रहा तो साफ तौर पे ये जान ले भारत और अफगानिस्तान की, हम भारत और अफगानिस्तान पे हमला करेंगे, और इस हमले में हमारी मदद कोई करे ना करे, अल्लाह करेगा। ये हर बात पे अल्लाह को लेके आते हैं। इनका अपना कोई वजूद नहीं, अपनी कोई ताकत नहीं। अमेरिका के पैरों में जाके जब ये लेटते हैं तब इनको नहीं पता चलता कि कुरान में लिखा गया कि अल्लाह के अलावा किसी के आगे मत झुको। जब ये ऐसे मिनट मिनट में कुर्सियां छीन के गिरा देते हैं अपनी यहाँ की सरकार को, 15-15 साल की बच्चियों के साथ जबरन ज्यादती करते हैं, तब उस अल्लाह का फरमान नहीं याद आता। लेकिन ऐसे जो बेवकूफ़ किस्म के मुसलमान लोग बैठ गए हैं कुर्सी पे, इनका हर मामले में अपने अल्लाह को सामने ला के उसके पीछे छुपना होता है। कुछ भी करो, अल्लाह देख रहा, अल्लाह कर रहा। भाई अल्लाह अगर सच में तुमसे खुश होता तो पाकिस्तान में इतनी गुर्बत क्यों होती? इतना सा सवाल मैं पूछूंगा, अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा हो तो मुझे बता दे। खैर, इसका जवाब देते रहिएगा। तब तक एक और अपडेट निकल के सामने आई कि रशिया भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत बुरी तरीके से भड़का हुआ है, और भड़कने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अब कहानी जो निकल के सामने है कि पाकिस्तान के कुछ लोग थे जो
रशिया के अंदर जासूसी कर रहे थे, खासकर रशिया के डिफेंस सिस्टम का, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की क्या ताकत थी, क्या मकबूलियत थी, क्या फिजाई हमलों को रोकने की कैपेबिलिटी थी, पाकिस्तान ने खूब देखा। इस वजह से पाकिस्तान के दिमाग में आया कि क्यों ना चलते हैं, मिलेगा तो है नहीं। कोशिश इन्होंने की बातचीत करने की कि भैया दे दो यार, दे दो, हमसे भी दोस्ती कर लो। रशिया ने ठेंगा दिखा दिया कि भाई तुम तो गद्दार हो, तुमसे दोस्ती क्यों। तो इन्होंने सोचा कि चलो चुरा लेते हैं रशिया के अंदर जाके। रशिया के अंदर इनके कुछ एजेंट जाते हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश करते हैं। रशिया ने पर्दाफाश किया और फाइनली रशिया इनके ऊपर भड़का हुआ है और बहुत जल्द कोई एक्शन भी ले सकता है। तो ये रशिया से तेल भी नहीं ले पाएंगे और बाकी चीज़ें भी इनकी गई। देखते हैं अमेरिका इनको कहाँ तक और कब तक बचाता है। खैर, जैसा होगा आपको अपडेट देता रहूँगा। और हाँ, एक वीडियो अगली जो आएगी उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भक्तों की एक दीदी है कंगना रनावत, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लग गया है। अब क्यों लगा है, क्या कहानी है, डिटेल में उसमें आपको बताऊंगा, तो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला हिफाजत करें।